Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to talk about section 161 of CRPC, which deals with the examination of witness by the police officer. In the previous video we have talked about section 160 of CRPC, जिसमें बताया गया था कि पुलिस द्वारा एक नोटिस दिया जाता है और आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों पहली वीडियो में कुछ इंक्वायरीज आई थी रिलेटेड टू दी सेक्शन 160 ऑफ CRPC का जो नोटिस दिया जाता है उसमें क्वेश्चन ये था कि क्या एक महिला के पास अगर नोटिस आता है 160 का, क्या उसे वहाँ जाना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन में। तो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक महिला जिसको नोटिस पे जाना ज़रूरी नहीं है, 15 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति को जाना ज़रूरी नहीं है, 65 साल से ज़्यादा के व्यक्ति को जाने की ज़रूरत नहीं है और हैंडीकैप व्यक्ति को जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पुलिस आपके घर आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, स्टेटमेंट लेती है और चली जाती है। तो दोस्तों एक और इंक्वायरी आई थी इसमें कि क्या एडवोकेट साहब, अगर मेरे पास नोटिस आया और अगर मैं वहाँ जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे मेरे ऊपर FIR कर दे, मुझे डिटेन कर दे, क्या मैं किसी एडवोकेट को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। एक अधिवक्ता को, एक एडवोकेट को अपने साथ ले जा सकते हैं, बट देयर इज़ वन लिमिटेशन दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एडवोकेट आपके साथ नहीं रह सकता है। ठीक है, अब वो आपके इर्द गिर्द हो सकता है, बाहर बैठ सकता है, कहीं एक अलग रूम में बैठ सकता है, बट एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो आपके साथ नहीं होगा। अगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके की कोई भी दुर्व्यवहार करती है पुलिस, तो आप वहाँ पे एडवोकेट की सहायता ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 161 ऑफ CRPC विच डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस डन बाय द पुलिस। आपने दो तरीके के ऑफेंसेस सुने होंगे, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे ही पुलिस के पास सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके अंडर वो FIR करके इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इसमें पुलिस को अथॉरिटी होती है कि वो न्यायिक प्रक्रिया को बाहर रखते हुए, मतलब न्यायालय से मंजूरी नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो उस पर तुरंत FIR करके उस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन दैट केस मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है, वो डायरेक्ट करेगा, पुलिस को डायरेक्शन देगा कि आप इसमें FIR कीजिए और इन्वेस्टिगेशन चालू कीजिए। तो आप समझ गए, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सेक्शन 161 ऑफ CRPC के अंदर 3 क्लॉजेज होते हैं। इसमें क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 3 क्लॉजेज होते हैं। मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। पहला क्लॉज कहता है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होगा, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, वो आपको एग्जामिन कर सकता है ओरली, आपसे पूछताछ कर सकता है। इसमें आप बाध्य होंगे कि आप उसके सवालों का जवाब दें। तो वो आपको तभी बुलाएगा जब आप उसे लगेगा कि पर्टिकुलर केस की आपको जानकारी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पड़ोस में एक मर्डर होता है, आपको उसकी सूचना है, आपने पुलिस को बताया कि हाँ मैंने मर्डर होते हुए देखा है। इन दैट केस पुलिस हैज द अथॉरिटी कि आपको नोटिस दे और आपसे पूछताछ कर सकती है। अगर आपने ये कहा कि जी हाँ मैंने किसी को मर्डर करके भागते हुए देखा, या फिर मर्डर जब हुआ उस समय वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, मैंने उनको देखा, तो आप एज ए विटनेस, आप वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये बता रहे हैं, तो आप एज ए विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी पुलिस द्वारा और ये ओरली लिया जा सकता है। ओरली और रिटर्न दोनों लिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टेटमेंट होगा ओरली और रिटर्न दोनों होगा। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर है कि वो ओरली या फिर उस स्टेटमेंट को रिटर्न करें। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा क्लॉज पढ़ देता हूँ। सच पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल द क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर अदर देन question the answer to which would have a tendency to expose him to a criminal charge or to a penalty or forfeiture। तो दूसरा क्लॉज कहता है कि आप पुलिस ऑफिसर के द्वारा पूछे गए हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बाध्य होंगे।
किस लिए बाध्य नहीं होंगे उसका मैं बता देता हूँ। ऐसा प्रश्न जिससे आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी प्रूफ हो जाए, आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी प्रूव हो जाए, आपको ऐसे जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। तो पुलिस ऑफिसर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जिससे कि आपको जानकारी है उस केस की, आप उसका जवाब दें, हाँ या ना में आपको जवाब देना होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा सवाल पूछा गया जिससे आप क्रिमिनल प्रूफ हो जाएंगे, तो आपको जवाब देने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, ठीक है। अब हम तीसरे उस पर आ जाते हैं। द पुलिस ऑफिसर may reduce into writing any statement made to him in the course of examination under this section, or if he does so, he shall make a separate or a true record of the statement of each person, such person whose statement be records। तो जो स्टेटमेंट आपकी ली जा रही है उसको राइटिंग मतलब एक लिखित पेपर पे लिखित तौर पे लिया जाएगा, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपकी जब चार्जशीट प्रिपेयर की जाती है पुलिस द्वारा, कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल की जाती है उसके साथ ये अटैच हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेटमेंट जो होगा रिटन भी होगा, ठीक है। आप उस जो स्टेटमेंट आपने दिया या पुलिस ने जो स्टेटमेंट लिखा, आप उस पर साइन करने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपने स्टेटमेंट दिया उस पर आप चाहें तो साइन कर सकते हैं, चाहें तो साइन नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब जो स्टेटमेंट कोर्ट में जारी है चार्जशीट के साथ, अब आप उसमें विटनेस के तौर पे वहाँ प्रोड्यूस होंगे कोर्ट में जब आपका ट्रायल चालू होगा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, कोर्ट में अगर आप प्रोड्यूस नहीं होते हैं और वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा हो गई तो उस स्टेटमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रोड्यूस नहीं हुए एज ए विटनेस इन द कोर्ट इन दैट पर्टिकुलर केस, तो आप उस स्टेटमेंट की वैल्यू 0 कर दी जाएगी। कोर्ट उसे मानेगी नहीं जब तक आपकी स्टेटमेंट कोर्ट में दर्ज नहीं होती है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी बहुत ही डिटेल में, ठीक है। सेक्शन 161 ऑफ CRPC में कैसे पुलिस आपकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो एक चीज़ और जानने वाली बात है, पुलिस प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सब सेक्शन में आल्सो भी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो ऑडियो और वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा सकती है, ठीक है। और एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर फर्दर provided that the statement of women against women offense under section 254, section 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, section 376D, section 376DA, section 376DB, section 376E और section 509 ऑफ इंडियन पेनल कोड इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड। अगर इन सेक्शंस में अगर किसी ने क्राइम किया है, देन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो इन केसेस में, इन सेक्शंस में एक महिला पुलिस ऑफिसर जांच करेगी। समझ गए आप? तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन सारे, ये आपके क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ एक्ट 2018 में से पारित किया गया था। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया इस वीडियो में सेक्शन 161 ऑफ CRPC डिटेल में। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेक्शन 162 एंड 163 के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।